और खून वापस करता है। हम सबकी जानकारी के लिए हमारे पास दो किडनियाँ होती हैं जो पीछे होती हैं, रेट्रोपराइटल होती हैं, मतलब कि किसी भी तरह के पेरिटोनियल थैली से ढकी हुई नहीं है। इसका मतलब क्या है? मतलब किडनी हमारी इजीली एक्सेसिबल, मतलब आसानी से पहुंच वाला हमारा अंग है। अच्छा, किडनी का स्वास्थ्य महत्वपूर्ण क्यों है? समझिए आप, गाड़ी के साइलेंसर में अगर आप कुछ डाल दें तो धुआं नहीं आएगा, गाड़ी आपकी चालू नहीं होगी। बस यही हमारी किडनी है। आप कितना इनटेक करते हो, जब तक आप उसे बाहर नहीं करोगे किडनी का स्वास्थ्य आप देखभाल नहीं कर सकते। और बाहर करने का काम कौन करेगा? मुख्यतः हमारे शरीर में दो तरह के पदार्थ अपव्यय होते हैं जिनको हमें बाहर करना है। जैसे कि एक कार्बनिक रसायन जो हम सांस से बाहर करते हैं, अपने फीसिस या मल से बाहर करते हैं, और दूसरी गंदगी हमारी नाइट्रोजन वाली होती है ना, जो हम दाल दलहन खा रहे हैं, उससे उसको बाहर करने के दो ही तरीके हैं। एक तो मूत्र मार्ग से, दूसरा कुछ प्रतिशत में आप पसीने से या फिर सांस से बाहर कर सकते हैं। तो मूत्र मार्ग से बाहर वाली गंदगियां जो है वो ऐसा नहीं कि आपने नाइट्रोजन लिया और बस नाइट्रोजन बाहर आ गया, उसका एक बड़ा ही चरण बनता है। इससे आपने सपोज करिए आपने नाइट्रोजन इनटेक किया, वो नाइट्रोजन पहले कन्वर्ट हो जाएगा ट्रांसएमिनेशन से, उसमें अमोनिया ग्रुप ऐड होगा, वो लीवर में जाके बदलेगा। वो नाइट्रोजन कन्वर्ट हुआ पहले अमोनिया, फिर आया लीवर के पास, लीवर से वो अमोनिया कन्वर्ट हुआ यूरिया के अंदर, फिर वो यूरिया विभिन्न प्रकार के बायोकेमिकल पाथवे से हमारे किडनी के पास आया, फिर उसमें पानी अंदर गया, पानी बाहर, तमाम तरह के आप पूरी साइकिल पढ़ेंगे तो कोरिक साइकिल, नेफ्रोटिक साइकिल पूरी बनी हुई उसमें आप उसे पढ़ते जाएंगे तो आपको समझ में आएगा हाँ बहुत बड़ा चेन है पेशाब बनने में। वस्तुतः हमारे शरीर में अगर आप देखेंगे एवरेज में तो 150 लीटर पेशाब रोज बनता है, लेकिन बहुत सारा पानी अब्जॉर्ब होने के बाद केवल हम 1.5 लीटर पेशाब ही करते हैं। और एक स्वस्थ किडनी की यही पैमाना है कि हमारा पेशाब थोड़ा एसिडिक हो और 1 से 1.5 लीटर पेशाब हमारे पास आए, उसका रंग साफ से हल्का पीला हो, बिना किसी दर्द के पेशाब हम करें। अच्छा, हम बात करते हैं पहले AKI की, फिर आए के बाद CKD। क्या हुआ? हमारे पास एक मरीज है, हम अपने प्रैक्टिस करके हमारे पास पेशेंट एक आया, एक बुजुर्ग पेशेंट पकड़िए, उसको पेशाब नहीं आ रहा। हम पहले सोच क्या करेंगे, तो पेशाब कराते पहले हम फट से पहले कैसे चलेंगे। हमने उसको सोचा नहीं पेशाब आया क्यों नहीं उसको, हमने कभी नहीं सोचा पेशाब, हम जैसे दी फट से पेशाब हो गया, वो मरीज अपने घर चला गया। ये पहली दफा जो इंस्टेंस हुआ, यही एक्यूट किडनी इंजरी का इंस्टेंस है। आज पहली बार पेशाब नहीं है, मतलब किडनी में घाव बना। अच्छा, घाव बनता है अच्छा, किडनी में घाव बनता कैसे समझिए। पहले क्या हुआ कि हमारे जो रक्त वाहिनियां जहाँ खून बहता हुआ चला गया, उनमें से खून छन के पेशाब बना। अब इतने प्रेशर से खून बहता वहां पे आ रहा है कि हमारी वेसल्स को डैमेज कर दिया, कुछ प्रोटीन निकल के बाहर चले गए और खून वहां चला गया। जहां से प्लाज्मा लीकेज हुआ, जहां से ब्लड लीकेज हुआ, उस लीकेज कारण से पेशाब बनने की मात्रा कम हो गई और वहां पे इंजरी हुई। आप एक सपोज करो कि कहीं चोट लगी आपको, वो चोट भर गई आपकी, तो वहाँ फाइब्रोसिस या वहाँ पे कड़ापन आ गया। ये पहली दफा चोट लगी आपको। अब आपने केवल कॉज ठीक किया, मतलब भैया पेशाब नहीं हुआ, हमने पेशाब करा दिया और मरीज को छोड़ दिया, लेकिन धीरे धीरे वहाँ पे डैमेज बनना परमानेंटली होता शुरू चला गया और एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। पेशेंट जो आपकी पहली बार पेशाब रोकने के लिए आया था, पेशाब नहीं हो रहा उसे, अब वो कंटिन्यूस पेशाब की समस्या झेल रहा है, लेकिन उसको सिम्टम्स नहीं आएंगे क्योंकि किडनी जो होती है वो अपने आप को, उसका रिफ्लेक्टिव मैकेनिज्म होता है कि वो एप्रेयर करना शुरू करती है। लेकिन अब AKI से, मतलब एक्यूट किडनी इंजरी से, वो ट्रांसफर हुआ CKI में, क्रॉनिक किडनी इंजरी में। सिम्टम्स को आते रहेंगे। वो मरीज कहे डॉक्टर साहब सुबह से उठते हैं मेरे पेट और हो, मतलब आंख के नीचे सूजन आना, डॉक्टर साहब मेरे पैर में सूजन आ रहा है, डॉक्टर साहब मेरे हाथ, आप कहेंगे ठीक है पानी कम पी रहे हो लगता है क्या, लेकिन उसकी किडनी धीरे धीरे डैमेज होना शुरू हो चुकी है और हम उस पर ध्यान, क्योंकि उसका क्या सिम्टम्स मिल रहा है, ऐसा ये कर लो वो कर लो, दवा खाता रहा, लेकिन सुधार उसके अंदर नहीं आ रहा। वो जब हमारे पास फिर आए कि डॉक्टर साहब आज सांस फूल रही मेरी और चेहरा पर कुछ सूझ गया है, मेरी BP नाप लीजिए। आप BP नापे, अब उसकी BP आपको मिलेगी कितनी मिलेगी, 160 के ऊपर, सिस्टोलिक 160 और डायस्टोलिक मिलेगा आपको 90 से ऊपर मिलेगा, उससे कम नहीं मिलेगा। अब ये पेशेंट कंडीशन दे रहा है आपको, ये क्रॉनिक किडनी इंजरी का पेशेंट है। अब पेशेंट आपका किडनी का मरीज बन चुका है, हम क्या अप्रोच करें, हमारी क्या अप्रोच मरीज को हो। सिम्टम देखिए, जब मरीज पहली बार आया हमारे पास, जब पहली बार वो आया था 6 महीने पहले, जब पेशाब रुका था, हमारी अप्रोच ये हो कि तुरंत पूछे भैया पेशाब रुका कैसे आपका, क्या यहाँ दर्द हो रहा है, क्या आप पानी कम किए हो क्या, और BP उस समय उसकी नापी जानी चाहिए। जैसे जब हम किडनी की बात करते हैं तो ये मेजर आर्टरी होती है, सप्लाई किडनी से होती है। अब यहाँ आपकी चोट लगी, अब यहाँ आने के बाद यहाँ बाहर कर दिया,
तो पेशेंट को नाभि के ऊपर इसको पेन होगा, नाभि के ऊपर पेन होगा, लेकिन वो उसका सिग्निफिकेंट नहीं होता, इतना ज़्यादा नहीं होता, बताता नहीं है। धन्यवाद। और उसी समय उसकी सारी जितनी जांचें हम करा सकते हैं, जैसे यूरिया और तमाम जांचें प्रॉपर्टी कराना उसमें आवश्यक है। अच्छा, हम देखते हैं कि किडनी कोई बनता क्यों है? तो किडनी के मरीज बनने के प्रमुख 4-5 कारण हैं। सबसे पहला कारण डायबिटीज। डायबिटीज का पेशेंट क्या करेगा? वो शुगर की दवा खाएगा, वो किडनी को ध्यान कभी नहीं रखेगा। अच्छा, डायबिटीज क्यों? डायबिटीज और हाइपरटेंशन किडनी के दुश्मन है। क्यों है मैं समझाता हूँ आपको। ये यहाँ से शुगर आ रहा है, पेशाब बनने की ब्लड में आ रहा है, ये किडनी इसको फिल्टर करता है। अब क्या हुआ कि जो पेशाब जो शुगर बन के पहले जा रहा था, उसकी मात्रा इतनी बढ़ गई, किडनी उसको छाना नहीं पा रहा, वो शुगर सीधे से यूरिन में बाहर चला रहा है। वो यहाँ की नर्व्स को शुगर से भर देता है और नसों में फिर सेंसेशन आना धीरे धीरे बंद करता है। एक बीमारी कहते हैं हम लोग कि डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो गई है। नेफ्रोपैथी, नेफ्रो मतलब नेफ्रॉन, जो कि किडनी के फंक्शनल यूनिट होते हैं, उस पर शुगर इकट्ठा हो गया। अब जो मैसेज आएगा पेशाब कैसे छानना है, कैसे निकालना है, उस पर रिसीव नहीं हो रहा, इसलिए पेशेंट धीरे धीरे उस बीमारी में चला जाता है। तो डायबिटीज क्यों हुआ? क्योंकि इतना ज़्यादा शुगर बनना शुरू हो गया था पेशेंट के अंदर कि किडनी छानना उसे बंद कर दी है। पेशाब में बजाय कि पेशाब के साथ में शुगर इतना ज़्यादा चला रहा है कि पेशेंट बीमार हो गया। जैसे आयुर्वेद में कहते हैं मधु और में शब्द का मतलब है पेशाब या वीर्य से, और मधु मतलब शुगर आना। तो मधु पेशाब के साथ जब शर्करा बाहर आने लगे तो मधु में। ऐसे बीपी को क्यों कहते हैं? हमारी जितनी भी आर्टरीज होती है, जितनी भी आर्टरी बीमारी है, ये एक निश्चित आयाम का प्रेशर ही झेल सकती है। बीपी आगे 120/80 है, इतना प्रेशर हम झेल सकते हैं। अब हमारा क्या हो, बीपी बढ़ना शुरू हुआ, 140/80 गया, 160/80 गया। अब हमारी आर्टरी धीरे धीरे डैमेज होना शुरू हुई। पहला, दूसरा जब फ्लो होने लगता है तो यहाँ कुछ प्रोटीन आने का अच्छा शुरू जाता है। एल्बुमिन प्रोटीन बेसिकली यहाँ पे आने का अच्छा शुरू जाता है। एल्बुमिन वो प्रोटीन है जो हमारी बॉडी में नॉर्मल कितना सूजन आना चाहिए, कितना दबाव होना चाहिए, इसको मैनेज करता है। लेकिन जब ये एल्बुमिन यहाँ इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा और बह के बाहर चलाएगा, तो पेशाब से प्रोटीन आने की शिकायत आपको शुरू हो जाएगी। ये स्ट्रेस वो है जब मरीज कहेगा आपसे कि हाँ पेशाब में हमको जलन हो रही है या आपको फ्रीक्वेंट पेशाब हो रही है। एक तरफ और कहता है कि हमें डॉक्टर साहब रात पेशाब कई बार करते हैं, पेशाब रात में इतनी बार करते हैं कि थक जाते हैं, नॉक्ट्यूरिया, तो शिकायत वहाँ पे होती है। तो ये AKI के पेशेंट है और इनको प्रॉपर इलाज में मिलने से धीरे धीरे पेशेंट हमारे ये CKD की तरफ बढ़ जाते हैं। अच्छा, हम जिस विषय पे जैसे हम जिनका खाना खा रहे हैं उनकी बात करना हमें बहुत जरूरी है। जैसे ऊपर वाली दवा अल्फा कीटोन, इसमें 3 शब्द हैं, अल्फा है, कीटो है, एनालॉग है। सब्दिश उसके जैसा दिखने वाला। अल्फा एक पोजीशन का नाम है और कीटोन एक एसिड का नाम है। हम जब कार्बनिक रसायन पढ़ते थे तो कीटोन और एल्डिहाइड पढ़ते थे, वही कीटोन है। ये कीटोन अल्फा कीटोन करते हैं, ये इसेंशियल अमीनो एसिड को कम करते हैं। इसेंशियल अमीनो एसिड्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी खुद बनाती है, तो उनको कम करेंगे और नॉन इसेंशियल जो कि वो बाहर से उनको बढ़ाएंगे, ताकि हमारी बॉडी में प्रॉपर जो यूरिया बन रहा है और जो क्रेटिन बन रहा है उनको बाहर करें। अच्छा, एक फिर मामला गड़बड़ हो गया। ये यूरिया क्रेटिन होता क्या है? ये खूब पढ़ते हैं, सबको पता है कि यूरिया क्रेटिन सुनना है, पर आता किसी को नहीं। हम लोग खुद ही बहुत बात, जब हम लोग सोचते तो पता कि यूरिया क्रेटिन क्या होता है, समझिए। तो सर जी बता दीजिए। यूरिया मैंने बताया आपको कि जो भी गंदगी होगी तो यूरिया कहेंगे। उनकी एक मात्रा होती है, गंदगी की मात्रा 4 से 40 की होती है। ऐसे क्रेटिन का शब्द आता है, क्रेटिन हम सुनते हुए क्रेटिन बढ़ गया, क्रेटिन बढ़ गया। हर मसल्स में जितनी मांसपेशियां हमारे पास है उनके पास एक प्रोटीन होता है क्रेटिनेज। वो प्रोटीन करता क्या है, मांस के सरफेस को बराबर समतुल्य करता है, एकदम बराबर किया जाएगा। जब कोशिका की मृत्यु होगी तो क्रेटिन टूटेगा और बाहर निकलेगा। इसीलिए सामान्य में 0.4 से 1.4 mg/dl तक इसकी मात्रा होती है। अब क्या हुआ, मांसपेशियों की टूटने की रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ गई, ढेर सारी मांसपेशियां टूट रही हैं, किडनी डैमेज हो रही है आपकी, तो क्रेटिन की रफ्तार तुरंत बढ़ना शुरू हो जाएगी। अब वो क्रेटिन का एक्सक्रीशन जो होता है सामान्य समय में उसको 72 घंटे तक बाहर निकलने में, लेकिन टूटी हुई अवस्था में वो 72 घंटे ज्यादा समय लेगा क्योंकि मात्रा उसकी बढ़ चुकी है। तो यही यूरिया क्रेटिनिन है। अच्छा, अल्फा कीटो एसिड्स क्या करते हैं, इन बढ़ी हुई यूरिया क्रेटिनिन को एक ट्रांसपोर्टर देते हैं कि भेज पे बैठो और पेशाब से बाहर निकल जाओ। तो हेल्दी किडनी फंक्शन के लिए अल्फा कीटो एसिड्स जो होते हैं, हमारे पास एक ऑप्शन है पेशेंट को बचाने का, उसको डायलिसिस से जाने के ये रोकने का कि भैया तुम डायलिसिस में उससे पहले बचे रहो।
ऐसे ही आप जब भी पेशेंट देखेंगे, जो किडनी का पेशेंट होगा तो वो हमेशा एनीमिक होगा, हमेशा एनीमिक होगा, खून हमेशा कम होगा, क्योंकि एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन जो है वो किडनी पे फंक्शन करता है, उसी का मार्कर, उसी का मेकर है, मतलब निर्माता भी उसी का है और लक्षण उसी का देता है, तो खून हमेशा कम होगी। हम प्रैक्टिस में क्या करते हैं, हम उसे आयरन सिरप दे देंगे, और आयरन सिरप के तमाम साइड इफेक्ट जैसे हमें पता है, अगर पेशेंट आयरन सिरप पीता है तो उसकी काली हो जाएगी, मल भी काला करेगा, तमाम तरह की उसे बेंचिंग दिन भर डकार आती रहेगी। तो प्रैक्टिस में हम फिर उसे आयरन सुक्रोज देंगे। आयरन सुक्रोज एक साइड इफेक्ट है, अब बताता हूँ मैं आपको। आयरन सुक्रोज पेशेंट अगर एनीमिक है तो उसका पल्स बढ़ जाएगा और हो सकता है कि उसको सीचर चला जाए, कंडीशन चला जाए, उसकी सांस और फूलने लगे। फिर और विकल्प आए, सुक्रोज के अलावा अभी आजकल मार्केट में FCM चल रहा है, कार्बोक्सिलिक मार्टेज, वो और बेहतर विकल्प है, लेकिन समस्या वही है क्योंकि हमें मरीज की जेब भी देखनी है। अब FCM के दाम ज्यादा है, आप लिखिए, आपको बहुत महंगी दवा लिखिए, तो हमें ये भी देखना है इसका विकल्प क्या है। इसका विकल्प आया डर्बोप्रोटीन, जैसे इस कंपनी पर डर्बोप्रोटीन भी है। आप डर्बोप्रोटीन लगाएंगे, पेशेंट का फेरेटिन पूल बढ़ेगा, मतलब उसका आप एक बार लगा दिए सबक्यूटेनियस तो पेशेंट का हीमोग्लोबिन 6 महीने तक नॉर्मल चलेगा, क्योंकि उसका आयरन पूल बढ़ गया है और नॉन डिग्रेडेड जो आयरन खत्म हो वो बढ़ गया उसकी। तो एक बात ये है। दूसरा ये हम पेशेंट एक या सीके का पेशेंट देखते हैं कि उनका वेट लगातार गिरता चला जाता है, लगातार वेट गिर रहा है, क्योंकि पेशाब से प्रोटीन 3.4 ग्राम पर डे प्रोटीन को बाहर निकालते हैं। तो इस दशा में पेशेंट का वेट भी मेंटेन रखना है। वेट मेंटेन करने के लिए हम पेशेंट को कहेंगे हाई प्रोटीन डाइट लेने के लिए। लेकिन हमें पता है जिस प्रदेश में हम रहते हैं, जो गाँव में मरीज जाते हैं, उनको खाना सही से कोटे वाला गाँव मिल जाए वही बड़ी बात है। प्रोटीन कहाँ से खाएंगे, ये वास्तविकता है। इससे हम जानते हैं गाँव के पेशेंट जो है वो सामान्य दाल चावल खा ले, बड़ी बात है। तो प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स जो है वो सोयाबीन, डबल स्टैंड प्रोटीन, और ये आसानी से बहुत महंगा पे मिल सकता है। तो पेशेंट को प्रोटीन डाइट में शिफ्ट करें। अगर पेशेंट ठीक ठाक है, हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट है भर्ती कहीं पे, तो तमाम इस तरह के फ्लूइड आते हैं, जैसे अमीनोफोलिक फ्लूइड आता है। वो फ्लूइड ऐसा है कि उसमें प्रोटीन कंसंट्रेट ज्यादा है। आप पेशेंट को एनहांसली बता सकते हैं कि आप इसे लगाइए, IV फ्लूइड दीजिए, सबका मैसेज धीरे धीरे उसका प्रोटीन पूल धीरे धीरे बढ़ेगा, तो पेशेंट का वेट लॉस कम होगा। हमें समझना ये है कि अगर पेशेंट किडनी का है तो उसको मल्टी डायमेंशनली मैनेज करना है। आप उसे किसी एक सर्टेन क्राइटेरिया में रखें कि हाँ इसका क्रिएटिनिन बराबर कर देंगे या यूरिया ठीक कर देंगे, मैनेज नहीं कर सकते। उसे तमाम एस्पेक्ट मैनेज करने की आपको वेट मैनेज करना है, शुगर मैनेज करना है, पल्स मैनेज करना है, भी मैनेज करना है। हम एक और चीज रेफरेंस पॉइंट्स देखते हैं कि पेशेंट कई बार हमारे पास किडनी का आता है तो बॉडी एकदम एडमेटस, पूरी बॉडी सूजी रहेगी उसकी। हम तुरंत ऐसे एक्सपेरिमेंट देंगे अपना तरीका, जो हमने देखा है, जो सीखा है, जैसे देंगे, पर मल्टीपल टाइम जैसे पेशेंट रेजिस्टेंस कर जाएगा। पहले 5 ml देते थे आपको, फिर आपने 10 ml दिया, फिर आपने IV दे दिया, लेकिन अब धीरे रेजिस्टेंस का बढ़ते चला गया और धीरे समय आगे उसको वही दवा उसका काम नहीं करेगी, पेशेंट को रेजिस्टेंस हो कर देगा। तमाम विकल्प और होते हैं कि हमें पता नहीं है, जैसे कि हम लेसे के साथ हमेशा उसे ए से आया जैसे जल्दी सारे दवा आते हैं ये जाएगी और भी सारे दवाएं इलेक्ट्रो मिल सकते हैं, उससे उसका पेशेंट का सूजन भी कम होगा, किडनी फंक्शन भी एनहांस होगी और साथ में पोटेशियम भी स्पाइक करेगा ताकि पोटेशियम उसका मेंटेन रहे। एक दवा टाउरिन आती है, अब टाउरिन में बोलूंगा तो आपको नया लगेगा। जो रेड बुल पीते हैं हम लोग उसमें टाउरिन को फेस सारा होता है, लेकिन दवा में टाउरिन आता है, लेकिन टाउरिन हम खाते नहीं, जबकि हम सबको रेड बुल पीने के टाउरिन खाना चाहिए। उसका अच्छा इम्पैक्ट हमारी किडनी में भी और सारे फंक्शंस पड़ता है। टाउरिन एक तरह का इम्यूनोमोड्यूलेटर